डॉक्टर के सिंह सर, मेरे मित्र डॉक्टर त्यागी और डॉक्टर रितेश शर्मा जी, इनको मैं क्या कहूँ, शब्द नहीं है। काफी समय इनके साथ मौका मिलता है और ब्रज की इस भूमि पर विभिन्न स्थानों से आए हुए अन्नदाता हूँ। सर्वप्रथम सभी को मेरा प्रणाम। छोटी सी बात कहूँगा, वैसे डॉक्टर साहब ने गागर में सागर भर दिया है। आज थोड़ा जल्दी में लगे मुझे, वरना ये 2-3 घंटे से पहले पीछा नहीं छोड़ते आप लोगों का। बहुत अच्छी बातें डॉक्टर साहब ने बताई। कुछ बातें इनकी दोहराते हुए, एक तो अंगूठा छाप नियम बना लीजिए, पौध डालनी है तो उसके लिए स्थान देना है। मेरे यहाँ, मैं गौतम बुद्ध नगर से हूँ, बासमती के लिए जाना जाता है पूरा जिला, और बासमती में भी 11-21 के लिए जो अमूल्य उपहार डॉक्टर साहब ने दिया है उसके लिए जाना जाता है पूरा जिला। और वहाँ पर भी क्या करते हैं साहब, 10 किलो बीज लाए, 1 हाथ के बराबर एरिया में डाल दिया। तो पहला काम तो डॉक्टर साहब ने जो बताया है, क्षेत्र देना है उसको कि 25 वर्ग मीटर में 1 किलो बीज, और 1 एकड़ में 6 किलो बीज, तो 150 वर्ग मीटर में 1 एकड़ की नर्सरी डालनी है। दूसरा, बीज उपचार अवश्य करना है। वो कुछ बातें मैं डॉक्टर साहब की रिपीट कर रहा हूँ। इसके साथ साथ झंडा रोग ना आए, बकानी ना आए, उसके लिए 4-5 काम अवश्य करने हैं। पहला, बीज उपचार। दूसरा, समय का ध्यान। जितना हम गर्मी में धान को लगाने की सोचेंगे उतना ही झंडा रोग ज्यादा आएगा। थोड़ा उसको पीछे खिसका लीजिए बासमती को, क्वालिटी भी अच्छी बनेगी जितनी ठंडी में पकेगी। मुझे मौका मिला एक बार डॉक्टर वीपी सिंह सर के साथ जाने का, तब आपने बहुत सारी चीज़ें बताई। तो मुझे एक चीज़ ध्यान है कि बासमती जितनी ठंडी में पकेगी उतनी अच्छी बनेगी, और बकानी भी उतनी कम आएगी जितना आप देरी से लगाएंगे उसको। लेकिन हम जल्दबाजी करते हैं। खैर, ये मैंने कुछ पिछली बातें दोहराई। पौध उपचार का बहुत अच्छा तरीका डॉक्टर साहब ने बताया, आसान। इसके साथ साथ जैसा भी डॉक्टर साहब ने बताया कि हमको भूमि उपचार भी करना है, उसमें एक बात मैं जोड़ना चाहूंगा। धान के बाद हम गेहूं लेते हैं या धान के बाद हम सरसों लेते हैं। इस क्षेत्र में सरसों काफी होती है। धान के बाद सरसों मई लगभग फरवरी मार्च में कट जाती है। उसके बाद कुछ किसान मूंग अवश्य लगाते होंगे, या कुछ किसान खाली छोड़ते होंगे, या कुछ किसान ढैंचा लगाते होंगे। सिर्फ 10 दिन के लिए खेत को खाली छोड़ दीजिए। कैसे खाली छोड़ना है? हल्का सा पानी लगा के जुताई करके खाली छोड़ना है, गहरी जुताई करके। तो जो भी फफूंदी के बीज उसमें रह गए हैं पिछले वर्ष के, वो सब जब तेज गर्मी पड़नी शुरू होती है तब वो सूख जाएंगे। कब करना है ये काम हमें? अप्रैल में गेहूं काटने के बाद, या मार्च में 1 महीने के लिए छोड़ना पड़ेगा। 15 मार्च तक यदि सरसों कट गई तो, और गेहूं कटेगा हमारा 15 अप्रैल के आसपास, तो उसको छोड़ना पड़ेगा अगले 15 दिन के लिए 30 अप्रैल तक, या मई के प्रथम सप्ताह तक। पर यदि हम 15 मई तक भी मूंग बो देते हैं, आजकल जो मूंग की ज्यादातर प्रजाति है, जैसे IPM 2-3 है वैरायटी, सिर्फ 55 दिन की। इसके साथ साथ विराट है, ये भी 55-60 दिन की है। शिखा करीब कहीं 55 दिन लेती है और कहीं 62-65 दिन लेती है। ये 3 वैरायटी ऐसी हैं जो हमारी गेहूं काटने के बाद या सरसों काटने के बाद मूंग की वैरायटी बोई जा सकती हैं। और इसके साथ साथ समय पर हमारा बासमती धान भी लग जाता है, खेत भी अच्छा होता है, और साथ में हमको कुछ ना कुछ आय प्राप्त हो जाती है उस मूंग से। आगे चलिए। अच्छा, प्रजाति की चर्चा बहुत अच्छी डॉक्टर साहब ने कर ली है, बीज का नर्सरी प्रबंधन की कर ली है। इसके बाद रोपाई की बात भी डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी आपको बताई है। पोषक तत्व प्रबंधन की बात करते हैं थोड़ी सी। आप बहुत अच्छा खेती कर रहे हैं, खाद खूब अच्छी तरह से डालते हैं, पूरी जेब की जान निकाल देते हैं उसमें खाद डालने में। सिर्फ और सिर्फ एक काम करिए, कोशिश कीजिए कि बराबर वाले से कम डाला जाए। 2-3 बीमारी कम आएंगी उससे कम डालने से, लेकिन इतना कम भी डालना चाहिए कि वो हमारा भूखा मर जाए। उसके लिए क्या काम करना है? अभी यदि खेत में नर्सरी है तो जिस खेत में हमको धान की रोपाई करनी है उसका मिट्टी का नमूना लीजिए। यदि खेत खाली है तो भी आप नमूना ले सकते हैं। खेत में यदि मूंग या हरी खाद लगी हुई है तो नमूना नहीं ले पाएंगे, तो जिसका खेत खाली है वो नमूना लें, और जो कृषि विभाग की या कृषि विज्ञान केंद्रों की जो प्रयोगशालाएं हैं वहाँ मिट्टी की जाँच करा लें। यदि जाँच नहीं करा पाते हैं तो मैं आपको आज एक फॉर्मूला छोटा सा बताऊंगा, उसके हिसाब से आप अपना प्रबंधन कर सकते हैं, किस तरह से पोषक तत्व डालें।
इसके साथ साथ थोड़ा खरपतवार नियंत्रण की डॉक्टर साहब बात कर चुके हैं। मैं थोड़ी सी बात करूँगा पोषक तत्व प्रबंधन की, सिंचाई की। हम यदि बात करते हैं अपने खेत में बासमती के लिए या धान के लिए कितना हमको पोषक तत्व डालना है, देखिए हम कोई भी फसल की हम बात करें, टोटल उसको 16 पोषक तत्व चाहिए, जिसमें से 3 उसको हवा पानी से मिल जाते हैं, उनको हमको डालने की नहीं सोचना। बाकी जो 13 तत्व बचते हैं, उन 13 तत्व में भी इसको नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, जिंक, सल्फर, बोरॉन और आयरन, केवल ये 7 तत्व की हमें पूर्ति करनी है। यदि हम बात करते हैं उत्तर पश्चिमी समतल पटल क्षेत्र की, इनमें से हमारा जिंक, आयरन, सल्फर और जहां पर धान गेहूं फसल चक्र या गन्ना पेड़ी गेहूं फसल चक्र है, उन खेतों में अब बोरोन तत्व की भी कमी है। अब ये ऐसा नहीं, मैंने 7 तत्व बता दिए, सातों डालना क्या क्या है हमको, नाइट्रोजन डालना है हमको, फास्फोरस डालना है हमको, पोटास डालना है, मैग्नीशियम और मैग्नीज डालने की जरूरत नहीं है। सल्फर हमारी जमीन में कम है, जिंक कम है, आयरन कम है और बोरोन कम है। यदि आप हरी खाद कर रहे हैं या गोबर की खाद या केंचुआ की खाद डाल रहे हैं, तो उन खेतों में भी आपको बोरोन तत्व और आयरन तत्व डालने की जरूरत नहीं है, जहां पर आपने गोबर की खाद या केंचुआ की खाद डाली है, क्योंकि उनसे उनकी पूर्ति हो जाती है जितनी मात्रा में उनकी आवश्यकता होती है। ठीक, इसके साथ साथ डालना कब है, इसकी भी हम थोड़ी चर्चा करेंगे कि ये हमारे पास जब हम जैविक खेती की बात करते हैं या हम अपनी मिट्टी के स्वास्थ्य की बात करते हैं, तो उसमें एक पैरामीटर ऐसा होता है ऑर्गेनिक कार्बन या जीवाश्म का प्रतिशत। आप अभी बहुत सारे व्यक्ति यहाँ बैठे हुए हैं, तो कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त देखने में लग जाते हैं, लेकिन मिट्टी को हम ऐसे देख के नहीं बता सकते जब तक हमें ये ना पता चल जाए कि मिट्टी के अंदर कितना प्रतिशत उसका जीवाश्म का प्रतिशत है। उस मिट्टी के अंदर यदि मिट्टी के अंदर जीवाश्म का प्रतिशत 0.8% से ज्यादा है, तो समझिए बहुत तंदुरुस्त समृद्ध मृदा है। यदि जीवाश्म का प्रतिशत 0.5 से 0.8% है, तो समझ लीजिए थोड़ी कम तंदुरुस्त मिट्टी है या मध्यम श्रेणी की है। और यदि 0.3 से लेकर 0.5% ये है, जो कि लगभग हमारे पूरे भारत की बात करें तो लगभग 38% मिट्टी ऐसी है जिनका 0.3 से 0.5% है, और 42% मिट्टी ऐसी है जिनका 0.3% से कम है, जिसको हम कहते हैं अत्यंत खराब मिट्टी या अत्यंत गरीब मिट्टी। ये जो जैविक कार्बन है, ये मिट्टी के अंदर उसकी क्षमता को बताता है कितना वो पोषक तत्व दे पाया, कितनी उसके अंदर समृद्धि है। और जो आप यूरिया या डीएपी या पोटास, कुछ लोग जिंक जो डालने हैं, वो जेब में रखे पैसे की तरह है, वो खेत में गया, कुछ को फसल प्रयोग कर लेती है और कुछ को फसल अगले सीजन में प्रयोग कर पाती है, या कुछ लॉस हो जाता है, जमीन के अंदर चला जाता है लीचिंग लॉस, और कुछ हवा में हो जाता है। और जो हमारा जैविक तत्व है, उससे धीरे धीरे हमारे फसलों के पौधों को मिलता रहता है। तो इस तरीके से मेन फोकस हमको करना है कि किसी तरीके से हम अपनी मिट्टी का जैविक तत्व प्रतिशत बढ़ाएं, और उसको बढ़ाने के लिए तरीका क्या है, या तो हम गोबर की खाद डालें, दूसरा सोर्स हमारे पास होती है केंचुआ की खाद, इसका प्रयोग करें, या हरी खाद का प्रयोग करें। हरी खाद में 2 विकल्प है। यदि आप कुछ आय लेना चाहते हैं, तो आप सरसों काट के या गेहूं काटने के बाद 10-15 दिन खेत को खाली रखिए गहरी जुताई करके, उसके बाद मूंग बो दीजिए, तो उससे कुछ आय भी प्राप्त होगी। मूंग की मैंने आपको 3 प्रजातियां बताई, विराट, शिखा या IPM 2-3, इनको आप बुवाई करिए, 55 दिन में खेत साफ। अब इसमें एक चीज का मैनेजमेंट और करने की जरूरत है, जैसे सभी आपको इस मंच के माध्यम से या दुकानदार के पास भी जाएंगे, कोई लिटरेचर भी पढ़ेंगे, सब बताते हैं कि 15/09 की रोपाई 15 जुलाई के बाद, 16 बांधने की रोपाई 15 जुलाई के बाद। अब हमारी पौध कितने दिन की, 25 दिन की, और मूंग कितना दिन दे रही है, 55 दिन। तो जब आपको यदि ये सोच लीजिए कि हम 20 जुलाई को रोपाई करेंगे, तो 20 जुलाई से 55-60 दिन पहले मूंग को लगाइए। एक पहले हम गलत धारणा ये रखते थे, गलत ही हम लोग बताते थे, गलती आप लोग करते थे कि हरी खाद को, चाहे हम ढैंचा बो रहे हैं या मूंग बो रहे हैं, उसको 10 से 15 दिन पहले पलट देना चाहिए। ऐसा नहीं करना है। हमारे यहाँ पर तापक्रम बहुत ज्यादा रहता है। ये जो पद्धति थी, ये जो टेक्नोलॉजी थी, ये उन क्षेत्रों के लिए थी जहाँ तापक्रम बहुत कम रहता है। ग्रीष्म काल में या खरीफ के मौसम में जिस समय हम हरी खाद को पलट रहे हैं, तापक्रम कितना होता है,
40, 42, 45 डिग्री, और आपने 10 दिन 15 दिन पहले यदि अपनी हरी खाद ढैंचे को पलट दिया या मूंग को पलट दिया फली तोड़ने के बाद, तो वो मूंग है गलेगी नहीं, जलेगी। तो जीवाणु का प्रतिशत जो हम बढ़ाना चाहते हैं वो जीवाणु का प्रतिशत नहीं बढ़ेगा। तो इसलिए आपने 20-25 दिन की पौधे पहले, तो 55 दिन 60 दिन पहले मूंग बोइए जब आपको रोपाई करनी है उसके बाद 1 महीने बाद, मूंग बोने के 1 महीने बाद पौधे डालनी है। ये भी एक मैनेजमेंट का पार्ट है। तो ये 1 महीना हो जाएगा, उधर 55 दिन पे आपकी मूंग खत्म होगी, तभी आपकी पौध तैयार मिलेगी आपको। उसके बाद जिस दिन आपको रोपाई करनी है, घोल करना है। देखिए एक बहुत बड़ी चीज होती है, जितने भी बिजनेसमैन हैं वो मैनेजमेंट से चलते हुए हैं। क्या है, धान का मौसम आ रहा है, अप्रैल में बीज बिकेगा, फरवरी से तैयारी शुरू कर देते हैं बीज बेचने वाले। धान में लगने वाली दवाई वाले 4-6 लड़के और रख लेते हैं जिले पर, ज्यादा दवाई बिकेगी। ये मैनेजमेंट है। आपका मैनेजमेंट क्या होना है, जब जुलाई में हमको रोपाई करनी है उससे 55 दिन पहले मूंग बोनी है, और मूंग बोने के 1 महीने 30 दिन या 35 दिन बाद हमको पौध डालनी है, और जिस दिन हमको लगानी है उससे 1 दिन पहले मूंग को या ढैंचे को पलटना है यदि उसका लाभ लेना है हरी खाद वाला। उसके बाद अगले दिन घोल बनाते समय एक काम और हम गलत करते हैं, ज्यादातर गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, वहाँ पर मैंने किसानों को देखा है, जो भी डीएपी की आज संस्कृति, मैं क्या कहूँगा जो वैज्ञानिक संस्कृति की है उसके हिसाब से वो डीएपी को घोल बनाते समय एक बार जब ट्रैक्टर आप पर घूम जाए तब डालिए। हम डीएपी को डालते हैं रोपाई के बाद, ऐसे ही करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि लेबर फिर मना कर देती है खेत में घुसने के लिए। लेकिन अभी डॉक्टर साहब ने एक बात कही कि यदि आप 1 दिन पहले घोल करके अगले दिन यदि रोपाई करते हैं तो मिट्टी सेट हो जाएगी, तो जो हाथ कटने की और पैर कटने की समस्या है वो भी नहीं होती। और उस चीज को मैंने एक चीज नोटिस की है, उसको यदि आप 3 घंटे बाद भी करते हैं तब भी वो हाथ पैर कटने वाली समस्या नहीं होगी यदि आपने डीएपी डाला है। और दूसरी चीज, आगे दोनों आपको विकल्प दूंगा, डीएपी के साथ कॉम्बिनेशन पोटास का या एनपीके डालना है। एक चीज और भ्रांति है हम लोगों के बीच में कि साहब हम एनपीके नहीं डालते क्योंकि पोटास मिलती नहीं है, और एनपीके को हम डीएपी से खराब मान के चलते हैं। ऐसा ही है कि साहब डीएपी नहीं मिला, एनपीके मिला है। एनपीके और डीएपी में कोई अंतर नहीं है, बल्कि एनपीके इस लिहाज से अच्छा भी है कि उसके अंदर 12-32-16 की मैं बात कर रहा हूँ, पोटास भी है। डीएपी के अंदर नाइट्रोजन और फास्फोरस है, लेकिन एनपीके के अंदर नाइट्रोजन भी है, फास्फोरस भी है, पोटेश भी है। ठीक है, तो हमको अपने जैविक तत्व बढ़ाने के लिए हम गोबर की खाद का प्रयोग करें, केंचुई खाद का प्रयोग करें या हरी खाद का प्रयोग करें। अब मैं आपको दोनों कंडीशन में कितना एक भी दाना देखिए, हमारे जो बासमती है इसको 100 से 120 ग्राम नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, 60 से 80 ग्राम फास्फोरस की, 40 से 60 ग्राम पोटेशियम की आवश्यकता है, 15 से 20 ग्राम सल्फर, 20 से 25 ग्राम जिंक और 15 से 20 ग्राम लोह तक की आवश्यकता है। ये मैं इसकी डिमांड बता रहा हूँ कि इसकी रिक्वायरमेंट कितनी है 1 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए। ऐसा नहीं है कि आपको सारे डालने हैं। अच्छा तो ये रहेगा कि आप अपनी मिट्टी की जांच कराइए, मिट्टी को पहचान लीजिए किस तरह की है। और यदि नहीं करा पाते हैं, पहले हम नर्सरी की चर्चा करेंगे। वैसे नर्सरी आप इस वर्ष कब लगा चुके होंगे। जो आप 1 एकड़ क्षेत्र में नर्सरी डाल रहे हैं उसमें कुछ मत डालिए, 1 क्विंटल गोबर की खाद डाल दीजिए। सड़ी गोबर खाद का भी प्रयोग करिए। और डीएपी 2 से 3 ग्राम डालनी है। ये 150 से 200 वर्ग मीटर के लिए बता रहा हूँ, केवल 2 से 3 ग्राम डीएपी। और यदि डीएपी के साथ साथ डीएपी नहीं मिलता है या एनपीके मिल रहा है तो आप डीएपी मत डालिए, एनपीके डालिए 4 से 6 किलोग्राम। और यदि डीएपी डालते हैं तो डीएपी के साथ पोटाश डालनी पड़ेगी आपको 1 से 1.5 किलोग्राम। इसके साथ जिंक केवल और केवल 250 ग्राम डालना है। ये मैं नर्सरी की बात कर रहा हूँ, इस चीज पर ध्यान दीजिएगा। और 500 ग्राम, नर्सरी में एक समस्या होती है, हमारे पौध के पत्ते सफेद पड़ जाते हैं। हम दुकानदार के पास जाते हैं, दुकानदार देता है हमको बाल्टी, क्या है, जैम की, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप यदि शुरू में ही फेरस सल्फेट 200 वर्ग मीटर की नर्सरी है उसमें केवल 50 ग्राम डाल देते हैं तो सफिशिएंट रहता है, सफेद नहीं पड़ेगी। और नर्सरी में यदि आप पानी भर के रखते हैं तो नर्सरी तब भी सफेद नहीं पड़ेगी। एक बहुत अच्छी बात डॉक्टर साहब ने बताई कि नर्सरी में जब भी बीज डालें शाम के समय डालें। इसी तरीके से पानी जब भी लगाएं शाम के समय लगाइए, तो
क्योंकि पानी यदि दिन में गर्म होगा वो नुकसान करता है। खेत में कितना डालना है, यदि आपने हरी खाद की है तो आपको गोबर की खाद डालने की जरूरत नहीं है। यदि गोबर की खाद हरी खाद नहीं की तो आपको 50 कुंटल गोबर की खाद डालनी है 1 हेक्टेयर खेत में, और 40 किलोग्राम आपको डीएपी डालना है 1 एकड़ में। 1 एकड़ में 40 किलोग्राम डीएपी, और डीएपी के साथ आपको 30 किलोग्राम पोटाश डालनी है 1 एकड़ क्षेत्र में। और यदि आप इसके अलावा एनपीके का प्रयोग कर रहे हैं तब तो आपको डीएपी डालने की जरूरत नहीं है, एनपीके डालना है आपको 60 किलोग्राम, ठीक है जी। और 7 से 10 किलो आपको इसके अंदर जिंक डालना है। जिंक को जिस दिन आप हरी खाद को पलट रहे हैं, 3 कंडीशन हो सकती है, या तो आपके खेत में ढैंचा है, या आपके खेत में हरी मूंग लगी हुई है, या आपके खेत में खाली पड़ा हुआ है। यदि खाली है तो 1 दिन पहले आप उसमें जिंक फेंक दीजिए और एक जुताई कर दीजिए घोल करने से 1 दिन पहले। और यदि आपके खेत में हरी खाद में ढैंचा बोया हुआ है तो 1 दिन पहले जब ढैंचे को पलट रहे हैं, इससे आप हैरो चला रहे हैं, उस समय आप उसमें जिंक डाल दीजिए, क्योंकि जिंक को ना आप एमपी के साथ मिला सकते हैं ना ही डीएपी के साथ मिला सकते हैं। तो जिंक को पहले डाल दीजिए, वो जो सॉइल पार्टिकल्स हैं उनके साथ कोलैप्स बना लेगा, फिर आप जो डीएपी डालेंगे या एनपीके डालेंगे उसके साथ कोई रिएक्शन उसकी नहीं होगी। एक हमको ये स्टेज भी समझने की जरूरत है कि हमको डीएपी तो हमको शुरू में डालना है, बाकी हमको यूरिया कब डालना है। तो ये इसकी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज आती है 30 से 35 दिन वाली। इस स्टेज पर हमें कभी भी पौधे को भूखा नहीं छोड़ना है। 30 से 35 दिन वाले को डीएपी या एनपीके आपको लगाना है घोल करते समय, और घोल करते समय भी जैसे ट्रैक्टर एक बार घूम गया तब लगाइए। तो उसमें क्या होता है, 2 जोन बनते हैं धान के खेत में। आपने पानी भरा हुआ है तो जहां तक उसके अंदर मिट्टी है वो रिड्यूस जोन है, उससे ऊपर वाला ऑक्सीडाइज जोन है। हमारा खाद रिड्यूस जोन में जाना चाहिए। और यदि हम पहले डाल देंगे घोल करने से पहले, जुताई करते समय डाल देंगे तो जब पानी भरेंगे तो कुछ लीच कर जाएगा। और यदि हम बाद में डालते हैं रोपाई करने के बाद, तो जो डीएपी के अंदर फॉस्फोरस है वो ऑक्सीडाइज जोन में रहती है, और फॉस्फोरस सॉइल के अंदर मूव नहीं करती। तो वो क्या रहेगी, जड़ कभी भी फॉस्फोरस को लेने ऊपर आएगी नहीं, और फॉस्फोरस नीचे जाएगा नहीं, तो फॉस्फोरस का फायदा नहीं मिलता। डीएपी के अंदर जो नाइट्रोजन है उसकी वजह से पौधे के अंदर हरापन आता है। और डॉक्टर साहब कल्ले की बात कर रहे थे, कल्ले करता है जितनी जड़ों का विकास ज्यादा होगा उतना ही पौधा ज्यादा कल्ले करेगा, और जड़ों के विकास के लिए फॉस्फोरस चाहिए, और फॉस्फोरस उसको शुरू से चाहिए। जैसे ही आप पौधे को लेके आए हैं तो वो 3-4 दिन अपने को एस्टेब्लिश करने में लगाता है, तो उसमें उसको फॉस्फोरस चाहिए। कोई नई कुछ जड़ें टूटी भी होंगी निकालते समय, उन जड़ों का विकास कब होगा, उन जड़ों का विकास तभी होगा, नई जड़ें तभी आएंगी जब उसको फॉस्फोरस तैयार मिलेगा। तो इस चीज का हमको ध्यान रखना है कि डीएपी को हमें उस समय लगाना है, और यूरिया को हमें बहुत ज्यादा मात्रा हमको यूरिया की नहीं देनी। आपके 1 एकड़ के लिए 33 से 40 किलोग्राम यूरिया पर्याप्त होता है। उसको भी स्प्लिट में 2 बार में डालेंगे तो बहुत अच्छा है। यदि 1 बार में डालने हैं तो दूसरी बार में जिस समय बाली गाभे पेट उसका फूटने लगे उस समय आप स्प्रे से करके काम चला सकते हैं। तो यूरिया को और कम कर दीजिए, उस समय आप एनपीके 18-18-18 जैसा डाक्टर होता है या 19-19-19 का 2 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे कर दीजिए। जिन खेतों में पिछले 10 वर्ष से लगातार धान लिया जा रहा है और धान में बाली के आगे के दाने खाली रह जाते हैं, तो समझ लीजिए ऐसे खेतों में बोरॉन तत्व की कमी है। यदि आप जांच नहीं करा पा रहे तो जांच से तो पता चल जाएगा। तो ऐसे खेतों में आप या तो जिस समय आप डीपी डालें उस समय 2 किलोग्राम एकड़ का सुहागा कढ़ाई में भूनिए, पीसिए, डीएपी के साथ मिला के डाल दीजिए, या 200 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से जो बोरॉन तत्व आता है उसको जो 2 किलो एनपीके बताया हमने जल घुलनशील उसके साथ मिलाइए और 1 एकड़ में स्प्रे कर दीजिए। फायदा क्या मिलेगा, जहां आपकी बाली में यदि 200 दाने बनने हैं तो 210 211 दाने बनेंगे भरे हुए, वरना आगे के दाने खाली रह जाते हैं, आपने देखा हुआ है। और उसमें खर्चा आपका बहुत ज्यादा नहीं होना। सुहागा का स्प्रे नहीं हो सकता, सुहागा जमीन में डाला जाता है, और जल घुलनशील जो बोरॉन तत्व आता है बहुत सी कंपनी बनाती हैं, उनका आप प्रयोग कर सकते हैं। या एक काम और भी कर सकते हैं, एक छोटा सा फॉर्मूला है
आजकल जैविक खेती की, वो आधारित प्राकृतिक खेती की बहुत चर्चा हो रही है। ये चर्चा हम लोग आपस में कर रहे थे। 20 लीटर गौमूत्र लीजिए और उसमें ये बहुत अच्छा फॉर्मूला बनता है, रॉक फॉस्फेट या जिप्सम। इनको 1 महीने पहले डाल दीजिए जब धान की रोपाई करनी है। 1 किलो जिप्सम डाल दीजिए उसके अंदर, या 1 किलो रॉक फॉस्फेट। आराम से जिप्सम तो आराम से मिल जाता है। और 200 ग्राम उसमें सुहागा डाल दीजिए 20 लीटर में। 200 ग्राम सुहागा भून के कढ़ाई में फैल जाएगा, उसको पीस के डाल दीजिए। उसके साथ साथ उसमें नीम के पत्ते, आके के पत्ते, ये सब डाल ही सकते हैं। छान के रख लीजिए। एक टंकी में 1.5 लीटर 15 लीटर टंकी है, स्प्रे कर दीजिए। आपके बोरोन तत्व की पूर्ति हो रही है, नाइट्रोजन की पूर्ति हो रही है, फिर आपको एनपीके के स्प्रे करने की जरूरत नहीं है। वो फिर घुलनशील अवस्था में आ जाता है बोरोन तत्व। ये मैं फॉर्मूले को बता रहा हूँ जो हमारे यहाँ पर हमने बताने पर किसान कर रहे हैं, आप भी इनका लाभ ले सकते हैं। ये कुछ बातों की मुझे चर्चा करनी थी। वैसे तो डॉक्टर रितेश सर बहुत बढ़िया चर्चा कर चुके हैं। थोड़ी सी चर्चा मैं इस चीज की करूँगा कि आपको जो ये 30 से 35 दिन और 55 से 60 दिन, या तो 55 से 60 दिन पर स्प्रे कर दीजिए जो मैंने और डॉक्टर साहब ने बताया, या उस समय जो हमारी टोटल 40 किलो की डिमांड है यूरिया की, उसको आधी को डालिए 30 से 35 दिन पर और आधी को 55 से 60 दिन पर, जिस समय पेट फूलने लगे। पहली किस लिए? कल्ले बढ़ाने के लिए, दूसरी दाने बढ़ाने के लिए। और दूसरी में कोई स्किप करना चाहते हैं तो छोड़ना चाहते हैं तो उससे अच्छा असर मिलेगा कि आप स्प्रे कर रहे हैं तो स्प्रे में आप उसमें पोटास भी दे रहे हैं। एनपीके नहीं मिलता किसी कारणवश तो 0.0050 या 0.5234 भी दे सकते हैं, उसका भी स्प्रे कर सकते हैं। सिंचाई की जैसे डॉक्टर साहब ने चर्चा कर ली। मैं थोड़ी सी एक बात करूंगा, अंधाधुंध पानी मत भर रखिए। 15 दिन के हम टुकड़े बना सकते हैं धान में। रोपाई करी, पहले 15 दिन पानी भर के रखना है। बाली में दूध पड़ने लगा, उस बाली बाहर आने को है, पेट फूल है, उसमें पानी भर के रखना है। और जिसमें दूध पड़ने लगा उसमें पानी भर के रखना है। बस सिंचाई प्रबंधन आप इस तरीके से कर सकते हैं। ये कुछ मुझे चर्चाएं करनी थी, वक्ता बहुत हैं और बाकी मेरे इतने वरिष्ठ और गुरुजन बैठे हुए हैं तो उनके सामने मेरा बताना बहुत अच्छा नहीं लगता। आपकी तरफ से कोई प्रश्न हो, कुछ आप जान सकते हैं। मेरा नंबर नोट कर लीजिए। कभी किसी को कोई समस्या आती है, रोग कीट प्रबंधन की भी थोड़ी बहुत ज्ञान रखता हूँ। कोशिश कीजिए अंधाधुंध खादों का प्रयोग मत कीजिए, क्योंकि अपनी जमीन को यदि ताकतवर बनाना है तो उसका जीवाश्म का प्रतिशत सुधारना पड़ेगा। जीवाश्म के रूप में उसका बैंक बैलेंस बनाना पड़ेगा पोषक तत्वों का। और उसके लिए आपके पास विकल्प है, केंचुए की खाद खुद बना सकते हैं, गोबर की खाद घर में खुद बना सकते हैं। इसके साथ साथ हरी खाद, और हरी खाद में ढांचे में कुछ लोग मानते हैं कि साहब हमारा तो बेकार जा रहा है, तो मूंग हो सकते हैं। लोबिया की हरी खाद बहुत अच्छी होती है, आसानी से गलता भी है लोबिया। और लोबिया जिन खेतों में ले लेते हैं, एक में फायदा और लोबिया का बता दूं आपको। लोबिया जिन खेतों में लेंगे उस खेत में यदि लोबिया आपने पूरा सड़ा दिया है तो कभी आपको एक खरपतवार होता है बहुत ज्यादा, वो उसमें नहीं होगा, ठीक है। सैप्रस रोटेंडस, उसकी मोथा कभी नहीं होगा। मोथे की गांठ उससे गल जाती है, जो उसके जड़ से एक शराब निकलता है, फाइटोसिट्रोफोर बोलते हैं उसको। फाइटोसिट्रोफोर की वजह से यदि हमने लोबिया अपने खेतों में सड़ाया है तो लोबिया सड़े हुए खेत में कभी भी आपके में मोथा नहीं होगा। मोथे की गांठ को गलाने के लिए बहुत अच्छा साधन है। तो आप इन 3 फसलों पर लोबिया की तो 2 वैरायटी 45 दिन की है, 15 नर्सरी की। हाँ, रमास को बोलते हैं, बिल्कुल सही। यही तो मुझे बातें करनी थी। बहुत बहुत धन्यवाद। पंचलोबिया एक सफेद रंग का दाना है, पंचलोबिया 2 छोटा और लाल रंग का दाना है। पंचलोबिया 1 सफेद रंग का मोटा दाना है और पंचलोबिया 2 छोटा लाल रंग का दाना है, जो चाट में खूब मिलता है आजकल। और दोनों ही 45 दिन की वैरायटी है। सीड पकड़ने में तो करीब 50-52 दिन जाती है, लेकिन फली इसमें 35 दिन पर ही आ जाती है। फली इसमें 35 दिन पर आ जाती है। बहुत बहुत